कांग्रेस के नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी जिंदगी का मिशन है भारत के उन 90% लोगों को न्याय दिलाना जिनके साथ अन्याय होता आया है। भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में सामाजिक न्याय सम्मेलन में राहुल ने कहा है कि वो भारत में जातिगत सर्वे को राजनीतिक मुद्दा नहीं मानते हैं, बल्कि ये ऐसा एक्सरे होगा जो भारत को तरक्की की नई राह दिखाएगा, नई दिशा की तरफ ले जाएगा। ये मसला भारत की आर्थिक असमानता का है। 16 लाख करोड़ रुपए जो वर्तमान केंद्र सरकार ने अरबपति कारोबारियों के माफ किए हैं, उसका सही इस्तेमाल आर्थिक सर्वे के जरिए किया जा सकता है। राहुल कहते हैं कि 16 लाख करोड़ रुपए से 16 करोड़ युवाओं को 1 लाख रुपए साल की नौकरी मिल सकती थी। 16 करोड़ महिलाओं को 1 लाख रुपए साल देकर उनके परिवारों की जिंदगी बदल दी जा सकती थी और 20 सालों तक पूरे भारत में रसोई गैस का सिलेंडर 400 रुपए में दिया जा सकता था। राहुल गांधी ने भारत के आर्थिक सामाजिक एक्सरे की बात कही। दावा किया है कि बीजेपी इसी एक्सरे से घबरा गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने पलटवार किया है, कहा है कि यह सर्वे देश की माताओं बहनों से उनके जेवर गहने लूटने का जरिया बन जाएगा। कांग्रेस इसके जरिए नागरिकों को लूटने की योजना बना रही है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। आइए कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ते हैं। तो कांग्रेस की एक्सरे मशीन और इससे चीन को टक्कर देना चाहते हैं राहुल गांधी, लेकिन पीएम मोदी और बीजेपी कुछ अलग ही जनता को इसका मतलब समझा रही है और कई सवाल और भी हैं जो इस बहस से निकले हैं, जिनको भारत के लोगों को और भारत से प्यार करने वाले लोगों को समझना, उस पर मंथन करना बहुत ज़रूरी है। ये सवाल क्या है स्ट्रेट टॉक के, आइए देख लेते हैं कि क्या राहुल गांधी के लाइफ मिशन से पीएम मोदी और बीजेपी घबरा गई है? क्या कांग्रेस सामाजिक न्याय का झूठा सपना दिखा रही है? क्या कांग्रेस माताओं का मंगलसूत्र लूटना चाहती है? भारत में दलितों, ओबीसी, आदिवासियों को कितना हक अब तक मिल पाया है आजादी के 70-75 साल के बाद भी? क्या बीजेपी शासन में जातिगत असमानता कम हुई है और क्या इससे पहले यूपीए सरकार में ऐसा कुछ अचीवमेंट देखने को मिला है? हमारे साथ जो पैनल जुड़ चुका है, स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार उत्कर्ष सिन्हा और हमारे साथ हैं वेद प्रकाश विद्रोही, कांग्रेस के प्रवक्ता, बीजेपी की प्रवक्ता मीना तारनाई जी। शुरुआत उत्कर्ष सर मैं आपसे करना चाहूंगी। ये जो बहस चल रही है एक्सरे मशीन को लेकर, आपको क्या लगता है कांग्रेस ने कुछ नई राजनीति करने की कोशिश की है? कोई क्रांतिकारी परिवर्तन की बात कर रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, राहुल को भाषण दिया जिस तरह का होता है बातचीत, एक चीज समझनी है कि कांग्रेस की खुद की पॉलिटिक्स में ये बहुत रेडी करती है। हमने देखा यूरोपियन को देखा, उसके बाद इंदिरा गांधी का सर आपकी आवाज गूंज रही है, आवाज ठीक कराओ जी। आवाज गूंज रही है जी उत्कर्ष सर, आप मुझे लगता है आप दोबारा से ज्वाइन करके देखिए। इस बीच में मीना जी के पास जाना चाहूंगी, आप दोबारा से ज्वाइन करके देखें। उत्कर्ष सर, आपसे निवेदन है, कुछ तकनीकी समस्या है, शायद आपकी आवाज सही तरीके से नहीं आ रही है। उससे सुनना आवाज तो आ रही, बस क्या कह रहे हैं ये साफ नहीं सुनना। ठीक है, मैं मीना जी के पास जाती हूँ। मीना जी, आपका क्या कहना है? पीएम मोदी जो कह रहे हैं कि एक्सरे तो असल में बहाना है नागरिकों को लूटने का, क्या आप घोषणा पत्र के बारे में झूठ फैला रहे हैं जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं? मतलब कुछ और है? नेहा जी, आपको कैसे लगेगा कि एक दिन आप सोकर उठते हैं और आपको सुबह पता चलता है कि सरकार ने एक फरमान जारी कर दिया है कि आपने जो अपने बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए अपनी कड़ी मेहनत से जमा किए थे, उसमें से 4 लाख जो है वो किसी और को दे दिए गए। आपको पता लगता है कि भी आपने 4-5 तोले जो है अपने घर की बेटी की शादी के लिए इकट्ठे कर रखे थे और उसमें से 4 तोले जो है वो सरकार ने ले लिए। आपको कैसा लगेगा कि आपके पास 2 घर हैं, आपने बड़ी मेहनत से बनाए हैं, तो जो है वो किसी और को दे दिया गया। राहुल गांधी जी इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक एक्सरे की बात कर वो ये कह रहे हैं कि भी जो भारत की गरीब, जो भारत की माँ बेटियों ने, जो हमारे
कस्टमरी प्रोविजन रहा है कि भी जो घर की माँ बेटी बहनें जो होती थी वो छोड़ अपने घर के खर्चे में थोड़े जोड़कर जो है कहीं पीपे में छुपा देती थी, कहीं बिस्तरे के नीचे छुपा देती थी कि कभी कोई मुश्किल आएगी तो वो इस्तेमाल किया जाएगा। उनका मानना है कि वो चीजें जो एक भारत की जो बेटी जो माँ जो अपने पुराने पुश्तैनी गहने बचा कर रख रही थी, इसमें मैं छोटा एग्जाम्पल भी लिया है, वो एक सिंबॉलिक एग्जाम्पल था कि राहुल गांधी की पैर नजर कुछ नेचुरल सोर्सेस के ऊपर है कि वो समय आएगा जिनकी सत्ता में आए तो जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डिफाइन किया कि हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे जी, वो चीजों के ऊपर नजर है कि व्यक्ति आती है तो ये मीना जी लेकिन मैं माफ कीजिएगा रोक रही हूँ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से समय मांगा है कि आपको मैं अपने घोषणा पत्र के बारे में पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में बताना चाहता हूँ कि इसमें लिखा क्या, इसका मतलब क्या है। आप इसके बारे में झूठ प्रचार कर रहे हैं, ये आरोप लगाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और बीजेपी पर। नेहा जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मोदी जी से मिलकर उनको समझाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मतलब कि आप अपने मैनिफेस्टो में जो है वो चीज स्थिति जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो हम कहते हैं कि भी हम जो है फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल कराकर जो है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट कराएंगे, मतलब कि आपको हर किसी को व्यक्ति के पास जाकर उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ रही है। मैनिफेस्टो तो होता है कि लोग जो है मैनिफेस्टो को पढ़कर ही समझ जाते हैं कि वो आगे क्या चीज करना चाहता है। तो ये इस तरह से जो है एक एंटी भारत एंटी नेशन जो पॉलिसी की राहुल गांधी जी जो है वो बात कर रहे हैं एक्सरे करने की, उनका सीधा जो है भारत के 140 करोड़ लोगों के घरों को जो है सीधा झांकने की जो है साजिश है, इसके घरों में की साजिश है कि उनके घरों में क्या क्या चीजें और किस तरह से जो है वो लिया जा सकता है जी। नेहा जी तो समय तो मैं पूछना चाहती हूँ 1971 का आपको ध्यान होगा, 1971 में जब पाकिस्तान से बांग्लादेश बना था तो उससे पहले आपको ध्यान होगा कि पंजाब के किसानों को कहा गया था कि आप जो है यूपी में आकर जमीनें खरीदे, एक मुरब्बा जो मतलब एक मुरब्बा यानी 12 या 12.5 एकड़ जमीन होती थी, कहा था क्या पंजाब यूपी की जो जमीन है उसको जो है आप उसको हरा बनाइए और पंजाब के किसान वहां जाकर उन्होंने जो है जमीनें ली, मतलब 10-10 12-12 मुरब्बे जमीन ली। जब 1971 की लड़ाई हुई तो लगभग जो है 72 जो लोग शरणार्थी जो है बांग्लादेश से भारत में आए और जो है वो उस वक्त जो है अपना तीन एक्ट लगाकर कांग्रेस ने जो है उन पंजाबियों की उन किसानों की जो है जमीनें जो है वो जब्त कर ली। उसमें क्राइटेरिया रख दिया कि कोई भी 12 या 12.5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता और वो जमीनें लेकर जो है शरणार्थी जो बांग्लादेश से आए थे उनमें बांट दी गई। और यही चीज जो है वो अपनी मैनिफेस्टो में बता रहे हैं कि भाई हमारी सरकार आई तो हम भारत के लोगों की जमीनें, भारत के लोगों की वेल्थ जो है वो छीन कर जो है वो हम लोगों में बांट दिया जाएगा। और जिसका सबसे बड़ा प्रमाण मैं आपको याद कराना चाहती हूँ कि मनमोहन सिंह जी का आपको भाषण होगा, मैं एक लाइन बस बोलना चाहती हूँ, उसके बाद आप दूसरे को पैनलिस्ट को दे देना चाहे जी। आपको मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि जो हम 2006 वाला 2006 के बयान को बार बार कोट कर रही है बीजेपी। मीना जी 2006 के बयान को बार बार कोट कर रही है बीजेपी, लेकिन इस बयान पर कांग्रेस ने बार बार बताया है कि ये वो बयान ही नहीं था जो बीजेपी प्रस्तुत कर रही है। ये देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों खास करके मुसलमानों का है जी। आपको पूरा वर्ड टू वर्ड पढ़ रही हूँ कि The first right on a nation's natural resources। कांग्रेस के प्रवक्ता के पास चलते हैं। विद्रोही सर, आपसे समझना चाहूंगी, मीना जी ने तो उदाहरण भी पेश कर दिया कि किस तरह से भारत के जो लोग हैं उनका हक छीनकर शरणार्थियों को दे देते हैं और घुसपैठी शब्द का तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस्तेमाल किया है। विद्रोही जी। नेहा जी, आपको, बहन मीना जी को और वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक श्री उत्कर्ष जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। बहन मीना जी का वक्तव्य सुनकर ही आप शायद अनुमान लगा लें भारतीय जनता पार्टी कितनी असत्यवादी, फासिस्ट, लोकतंत्र विरोधी पार्टी है। लोकतंत्र के अंदर नीतियों पर मतभेद होते हैं, वैकल्पिक नीतियां रखी जाती हैं, डिबेट होती है जी, पर सत्तारूढ़ दल
कभी भी भारत के इतिहास के अंदर मीडिया हाउस को कब्जा कर कर, सत्ता को दुरुपयोग कर कर इस तरह झूठ नहीं फैलाता जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी अपने पद की गरिमा को ताक पर रखकर झूठ पर झूठ फैला रहे हैं। जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बातें कही है ही नहीं, लिखित मैनिफेस्टो है, वैसा तो है नहीं कोई जवाब कोई छिपा हुआ है, लिखित मैनिफेस्टो, उस पर भी झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। और आश्चर्य की बात है, ये बोल कौन रहा है? देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ प्रधानमंत्री, जिससे अपेक्षा करती है अब कि पूरा दुनिया में संदेश जाता है कि भारत का लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है। अब इन्होंने एक तो बहुत बड़ा, बहन मीना जी को तो ये भी नहीं मालूम कि इस देश के अंदर सीलिंग एक्ट कब लगा था, कह दिया 71 के बाद लगा था। बहन आपको जानकारी नहीं है तो पहले अध्ययन कर लिया, क्योंकि आप तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं, इतिहास से और ज्ञान से तो आप लोगों का कोई लेना देना ही नहीं है। जो संघीय आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में व्हाट्सएप कर देते हैं, आप उसको मीडिया में आप सभाओं में आकर कार्य करना शुरू कर देते हैं। भारत के अंदर सीलिंग एक्ट जब भारत देश आजाद हुआ था तभी लग गया। और आपको याद होगा जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाए थे, जमीनों का डिस्ट्रीब्यूशन करवाया था, खेतीहर मजदूरों को किसान बनाया था, इनको जानकारी ही नहीं। ये जो 20 एकड़ का 12 एकड़ का जो ये कह रहे हैं, ये एक्ट देश की आजादी के साथ संविधान में बन चुका था। तो कहां लेकर गए? हिंदू मुसलमान। अब ये कह रहे हैं कि महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, घर छीन लिया जाएगा। कितनी असत्य बात कह रहे हैं जी। हिंदुस्तान के संविधान के अंदर किसी की निजी संपत्ति को कोई भी सरकार नहीं छीन सकती। आर्टिकल 19 के तहत सबको अधिकार है अपनी संपत्ति कमाने का, और उसकी कमाई हुई संपत्ति को कोई नहीं छीन सकता। सरकार टैक्स लगा सकती है, केवल छीन नहीं सकती। दूसरी बात, हमने कब कहा है निजी संपत्ति छीनेंगे? ये जो इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहे हैं, भारत में जब से ये देश आजाद हुआ है तब से इकोनॉमिक सर्वे हो रहे हैं एनएसओ के माध्यम से। हर 5 साल बाद सर्वे होता था जी, जिसके अंदर की सामाजिक आर्थिक स्थिति की तुलना होती थी, वे क्या स्थिति है उसी के अनुसार योजनाएं बनती थी। जो आप जनगणना देखेंगे, आप पढ़ा करो, पढ़ाई लिखाई से इनका संबंध ही नहीं ना। जनगणना किताब छपती है बहुत बड़ी, मेरे पास 51 से लेकर अब तक की हर किताब है, उनके अंदर पूरी डाटा होते हैं कि भाई जनगणना का जो फॉर्म होता है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, क्या पैसा है, क्या उसकी आय है, क्या उसकी संपत्ति है। पर क्योंकि वो जातिगत आधार पे नहीं होती, वो एक व्यक्तिगत होती है सबकी, तो जो बताई जाती है वो कलेक्टिव बताई जाती है, इंडिविजुअल वर्गों की नहीं बताई जाती। हाँ, एससी और एसटी की वर्गों की बताई जाती है, और बाकी किसान वर्ग की बताई जाएगी, क्या पूरे देश की बताई जाएगी। तो ये काम भारत में हो रहा है, परंतु मोदी जी ने आने के बाद जनगणना भी बंद हो गई, एनएसओ का सर्वे भी बंद हो गया। क्यों कर दिया इन्होंने? ताकि देश की वास्तविक स्थिति सामने न आए। और जो इकोनॉमिक सर्वे है वो इसीलिए है कि भाई देश के जातिगत आधार पर हर वर्ग समुदाय की क्या आर्थिक स्थिति है, क्या सामाजिक स्थिति है, क्या शैक्षणिक स्थिति है, उसका पता। और जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, वो डिस्ट्रीब्यूशन निजी संपत्ति का नहीं होता है। सरकार के जो साधन है, सरकारी संसाधन, साहब अभी 16 करोड़ रुपए जो माफ किए हैं, जिसकी राहुल जी बात कर रहे हैं, वो कोई लोगों से लेकर थोड़ी किए हैं, वो सरकार के किए हैं जी, तो सरकार के साधन थे। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि सरकारी संसाधनों, ठीक है, कांग्रेस ने क्लियर करने की कोशिश की है कि सरकारी संसाधनों की बात हो रही है, नागरिकों के निजी संपत्ति की बात नहीं हो रही। ठीक है, बिरला, अंबानी, अडानी, ठीक है, उत्कर्ष जी हमारे साथ जुड़े हुए। तो आप अंदाजा, मैं खत्म कर देता हूं, जी आप जी अंदाजा लगा दीजिए, जिस देश का प्रधानमंत्री इस तरह सार्वजनिक रूप से असत्य बोलता हो, अफवाह फैलाता हो, इतना फासिस्ट हो, तो आप बताइए लोकतंत्र और संविधान खतरे में है या नहीं है? ये प्रधानमंत्री खुद ही कहता है। और हिंदू मुसलमान, ठीक है, उत्कर्ष जी हमारे साथ। लास्ट बात कह के आप आरबीआई की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। हमारे आरबीआई ने कहा है कि गृहिणियों ने पिछले 10 सालों के अंदर 1 लाख करोड़ के गहने आर्थिक गरीबी के कारण गिरवी रखे हैं। जिसके राज में गिरवी रखे हैं? मोदी के राज।
ठीक है, ये डेटा सार्वजनिक किया गया है कांग्रेस की तरफ से गुरुवार की सुबह ही। उत्कर्ष सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जिस सामाजिक न्याय की दुहाई कांग्रेस दे रही है, लंबे समय तक केंद्र की सत्ता पर काबिज रही है और अब क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, ये कौन सी नई कांग्रेस की बात कर रहे हैं जो जनता को और लगता है कि अभी तक उतनी प्रभावी तो नहीं कर पाई है, और ऐसे में जो बहस बीजेपी की तरफ से रखी जा रही है, कितनी प्रभावी कांग्रेस के राहुल गांधी की एक्सरे वाली बात दिखती है आपको? मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले मैं जो इसके पहले बात हमारे दोनों वक्ताओं ने कही, खासतौर से लैंड सीलिंग को लेकर के, उसमें मैं खाली इतना मीना जी को अपडेट कर दूं कि जिसका जिक्र आप कर रही थी 71 का, वो लैंड सीलिंग एक्ट नहीं था, वो जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट था। और वो जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट जो है पूरे देश में लागू हुआ था, सिर्फ तराई उत्तर प्रदेश की तराई में नहीं था। तो वो पूरे देश में था, वो रिफॉर्म था। उसके साथ 2-3 और थे, बैंकों के निजीकरण हुआ था और राजा महाराजाओं की संपत्तियों उनके स्टेटस को भी खत्म किया गया था, उनके पॉकेट मनी को भी रेफरेंस है अपडेट करने की। राहुल गांधी का जहां तक सवाल है, देखिए कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहां पर वो एक सेंट्रिस्ट पार्टी है, वो ना हार्डकोर लेफ्ट है और ना हार्डकोर राइट। टाइम टू टाइम उसमें कुछ ताकतें जरूर दोनों तरफ से प्रभावी हो जाती है। जैसे नरसिम्हा राव का जिक्र मैं कर रहा था शुरू में, नरसिम्हा राव जी थोड़ा सा राइट तरफ जाते थे जी। मनमोहन सिंह वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन को ओपन की भारत में जी, लेकिन उसके साथ उसने अपना सोशलिस्ट पीस बचा के रखा मनरेगा जैसी स्कीम्स के जरिए, राइट फूड जैसी स्कीम्स के जरिए। तो कांग्रेस का एक फेस तो ये था। राहुल गांधी रेडिकल है। राहुल गांधी इस सेंस में है कि वो नेहरूवियन सोशलिज्म और इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी और जब वो आई थी और जिस तरह से उन्होंने जमींदारी और प्रीवी खत्म किया था, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था, तो एक अलग तरह का सोशलिज्म था जी। राहुल गांधी अब कई कदम आगे हैं और कई बार उनके ऊपर यह भी आरोप लगता है कि वो भारत की लेफ्ट पार्टी है, उधर ज्यादा लेफ्ट जी। और ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन इस बात को समझना पड़ता। देखिए पिछले 10 साल की राजनीति देश में या उसके पहले की भी 1989 के बाद की राजनीति को देखकर हम भारत की, वो एक बड़ा परिवर्तन मार्क है जब एक तरफ बनता है एक है। तो वहां से कांग्रेस की वो पूरी जो पार्टी स्ट्रक्चर था, पार्टी आइडियोलॉजी थी, वो हिट हुई जी। एक तरफ जेपी पोलराइजेशन का मॉडल आया जो हिंदुत्व को लेके, और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय के जो झंडा बरदार थे वो बहुत आगे निकल गए। और कई प्रदेशों में आप देखिए जनता दल के जितने भी धड़े थे वो अलग अलग प्रदेशों में उन्होंने अपना स्पेस बना लिया। और जब ऐसा होता है तो पूरे समाज की राजनीतिक सोच जो है उसी तरफ जाती है जी। तो क्योंकि पिछड़े और दलितों के बीच में अब राजनीतिक स्तर पर वो चेतना आ गई थी जहां वो सत्ता की तरफ जा रहे थे। कांग्रेस इसमें पिछड़ गई, कांग्रेस इसमें पिछड़ गई और कांग्रेस के पिछड़ने की वजह से कांग्रेस की सीटें भी कम होती गई, कांग्रेस का आधार भी कम होता गया जी। और उत्तर प्रदेश जैसे तो कांग्रेस बहुत सिमट गई जी। अब राहुल गांधी के सामने चुनौती या कांग्रेस के सामने चुनौती ये कि वो आखिर कोई जमीन को लाए कैसे। और जब वो देख रहे थे तो उनको बहुत साफ ये बात की कांग्रेस की आइडियोलॉजी में कभी भी कम्युनल पोलराइजेशन या कम्युनल पॉलिटिक्स थी नहीं। तो उनके पास दूसरा चांस ये था कि उनकी सामाजिक न्याय की लड़ाई को लेकर के वो आगे बढ़े। एक ब्रेक का वक्त हो, हाँ, मैं चाहती हूँ संक्षेप में जी। जो उनके घोषणा पत्र में जाति जनगणना और आर्थिक समान आर्थिक बंटवारे की बात आ रही है, जो उनके भाषणों में आ रही है, वो उसी का नतीजा है जी। जो 90% की बात कर रहे हैं, लेकिन 90% के लिए हु इज मोर रिस्पॉन्सिबल? प्रवक्ता मीना जी के पास। मीना जी, एक आरोप आप पर यह भी लग रहा है कि आप बार बार मंगलसूत्र का जिक्र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर आप समाज में वैमनस्यता
फैलाना चाहते हैं इसकी भ्रम की स्थिति, या फिर भड़काना चाहते हैं? आखिर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्यों है? कांग्रेस तो कह रही है उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में मंगलसूत्र शब्द का जिक्र ही नहीं किया। मीना जी। नेहा जी, मंगलसूत्र जो है वो एक सिंबॉलिक गहना है जो भारत की मेजॉरिटी जो है वो उसको पहनती है। और कांग्रेस ने जो है अपना जाति और रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात अपनी मैनिफेस्टो में कर उस सिंबॉलिक गहने, उस सोने को जो भारत की बहनों के पास पीढ़ी दर पीढ़ी आता, उसके ऊपर हाथ मारने की जो कोशिश करी है। नेहा जी, मैं बड़ा एक सेंसिटिव इशू आपके पास लेने लगी हूँ। आपको सैम पिट्रोडा, आप इनके बारे में अच्छी तरह से जानती भी होंगी। एक ये टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर रहे हैं और 1984 से इनकी जो है पूरी तरह से कांग्रेस के साथ जो है वो गठजोड़ रहा है। और आजकल जो है ये ओवरसीज इंचार्ज है कांग्रेस के। एक तरफ से जो है ये राहुल गांधी के जो है थिंक टैंक के नाम से भी जाने जाते हैं जी। और इन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा, एक इनकी स्टेटमेंट आई, इन्होंने कहा कि भाई जो है मीना जी, एक दिन पहले ही हमने इस पे बहस की है, हमें पता है कि उनकी पूरी स्टेटमेंट क्या है, हमने बहस की है उनके स्टेटमेंट पर। वो उससे इस पर सफाई पेश कर चुके हैं कि उन्होंने इस संदर्भ में कहा नहीं था, वो अमेरिका की बात कर रहे थे, ना कि भारत में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ लिखा है। जी नेहा जी, मैं वही बात लेकर आ रही हूँ। उन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स की बात करी, उन्होंने एग्जांपल अमेरिका का देकर कहा कि भाई जब भी किसी की मृत्यु होती है तो वहां पर जो है उनके लीगल ईयर्स को जो है उसमें से 45% ही सिर्फ जो है वो इनहेरिट कर सकता है जी। उनका क्या तात्पर्य है? इलेक्शन से पहले वो एक रीडिस्ट्रीब्यूशन शब्द जो है मैनिफेस्टो में डालकर एक नैरेटिव जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं कि भाई किस तरह से जो है भारत की संपत्ति जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन जाएगी। मतलब अभी तो जो है हमें तो ये भी सोचने के लिए चिंता का विषय बन गया है कि हमें जो है हम अपनी मेहनत से जो है कोई अपनी प्रॉपर्टीज बन रही है, जो हमारी उस टाइप की प्रॉपर्टी आ रही है। पर कांग्रेस ने स्पष्ट किया है मीना जी, कांग्रेस ने कहा है कि देश के संसाधनों की बात हो रही है, ना कि लोगों के निजी संपत्ति की बात हो रही है। फिर ये भ्रम बीजेपी को क्यों हो रहा है जब कांग्रेस बार बार कह रही है कि हम तो ऐसा कुछ कह नहीं रहे? जी नेहा जी, मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखा कि देश के संसाधनों की बात हो रही है। अभी आप कह रहे थे कि मल्लिकार्जुन जी ने जो है मोदी जी से समय मांगा है कि भाई मैं आपको आकर जो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जी। फिर यदि संसाधनों की बात करें तो एक्सप्लेन क्या एक्सप्लेन करना जाना चाहते हैं? और जो है यदि इतनी गंभीर विषय नहीं है तो राहुल जी जो है मंचों के ऊपर चढ़कर ये क्यों कह रहे हैं कि देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? किस चीज का दूध पानी का पानी वो करना चाहते हैं? मीना जी, ये बताइए कि जो जातिगत असमानताएं हैं अभी भी भारत के समाज में, पिछड़ा, दलित, ओबीसी जो हैं, क्या उनको सभी सरकारी संस्थाओं में वो जगह वो मिल पाई है, या फिर सामाजिक स्तर पर ही वो सम्मान मिल पाया है? क्या कोई कमी नहीं रह गई है, असमानता नहीं रह गई है? इसमें हर्ष क्या है बीजेपी को अगर जातिगत सर्वे हो जाता है तो? नहीं नेहा जी, आप देखो जातिगत सर्वे की जो बात कही है, अमित शाह जी ने आप मीडिया के साथ भी उन्होंने इंटरेक्शन में ये कहा था कि भाई भाजपा जो है वो जातिगत सर्वे के बिल्कुल भी विरोध में नहीं है। पर बिहार में समर्थन है, बीजेपी समर्थन करती है, बिहार में समर्थन करती रही है। जी मीना जी, मैं अमित शाह जी की बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है जातिगत सर्वे के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, पर भाजपा कोई भी निर्णय लेती है तो उसके ऊपर जो है 100 बार विचार कर लेती है, ताकि कोई भी जो फैसला है वो देश हित के लिए हो, देश के 140 करोड़ लोगों के आगे फ्यूचर को सेव करने के लिए हो। ऐसी कुछ भी बोल दे। अमित शाह जी का क्लियर बयान आ चुका है कि वो बिल्कुल भी जातिगत सर्वे के खिलाफ नहीं है, इसलिए ये कहना कि भाजपा इसके विरोध में ये बिल्कुल भी गलत है। जी विद्रोही जी, बीजेपी इसके विरोध में नहीं है, लेकिन आपकी नीयत पर शक है। विद्रोही जी देखिए नेहा जी, बीजेपी कितनी झूठी पार्टी है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण एक लाइन का ही दूंगा। सैम पित्रोदा तो कुछ सरकार में है नहीं, जयंत सिन्हा सरकार के राज्य मंत्री थे, वित्त राज्य मंत्री। 2000 ठीक है, कांग्रेस के नेता है, बड़ी गंदी आदत है कांग्रेस के नेता है मीना जी, ठीक है, कांग्रेस के नेता है। विद्रोही जी बात पूरी करें। जी
मैं कह रहा हूं सेम पित्रोदा तो कांग्रेस का नेता ही है ना जी। मैं क्या आगे क्या कह रहा हूं कि उस सरकार में तो कुछ नहीं है। और जयंत सिन्हा क्या थे, वित्त राज्य मंत्री मोदी की कैबिनेट के अंदर। 2014 में विरासत टैक्स लगाने की बात है, कहो तो उनका वीडियो सुना दूं। वो वीडियो भी हमने देखा है जी। 2018 में और वरुण जेटली वित्त मंत्री, उन्होंने विरासत टैक्स की बात कही है जी। कैबिनेट का निर्णय कलेक्टिव होता है, तब मोदी जी ने विरोध नहीं किया। उनकी कैबिनेट कह रही है जिसका मतलब है मोदी जी कह रहे हैं, वो दूसरी बात है, वो लागू नहीं हुआ, इसका मतलब ये बड़े झूठे लोग हैं। दूसरी बात ये कह रहे सरकारी संसाधनों की। अब सरकारी संसाधन क्या है? एयरपोर्ट किसने बनाए? हमारे पैसों से बने। पोर्ट किससे बने? हमारे पैसे से बने। रेलवे किससे बने? हमारे पैसे से बने। बिजली के कारखाने किससे बने? हमारे पैसों से बने। बीएसएनएल किससे बनी? हमारे पैसों से बनी। और उन्होंने किया क्या? मोदी, अडानी और अंबानी को सौंप दिए। ये है क्रोनी कैपिटलिज्म, जिसकी वजह से उनकी दौलत बढ़ती। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं सरकारी दौलत को, ये कर रहे हैं एक लोगों को, वरना जो 38,000 करोड़ का कुल मालिक था वो ये अडानी 10 सालों के अंदर 10 लाख करोड़ का मालिक कैसे हो गया? क्योंकि सारे एसेट सरकार ने उसको बेच दिए जी, सरकार संसाधन उसको दे दिए। तो ये, और दूसरी बात ये कहते हैं किसानों की बात, किसानों पर टैक्स लाने की किसने बात की? इनकम टैक्स लगाने की किसने बात की? मोदी सरकार ने। सुन लीजिए प्लीज, 3 काले कृषि कानून कौन लाए? 3 कृषि कानून लाकर खेती पर कब्जा करने की कोशिश किसने की? मोदी सरकार ने। खेती पर जीएसटी किसने लगाई? मोदी सरकार ने। ठीक तो है। नियत हमारी, सुन तो लीजिए ना, नियत हमारी खराब है या इनकी खराब है? ये लुटेरे हैं, झूठ बोलते हैं। लेकिन विद्रोही जी, 90% आबादी के साथ अन्याय होता आया है, ये राहुल गांधी की स्टेटमेंट है। ये राहुल गांधी की स्टेटमेंट है, 90% आबादी के साथ अन्याय होता आया है। तो क्या ये अन्याय सिर्फ 10 सालों में हुआ है? उससे पहले अन्याय नहीं हुआ है? वो निरीह और दुर्बल क्यों बने रहे? हाँ, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये आज के अन्याय रहे हैं, पर देखिए डिस्पैरिटी जो इन वर्गों में बढ़ी है पिछले दिनों में, पिछले 10 सालों में उतना नहीं था पहले। सब अब मनरेगा कौन लाया? जिसको इन्होंने कांग्रेस का मकबरा कहा था असफलताओं का, वो मनरेगा किस लिए लाए थे? रोजगार पैदा करने के लिए। राइट टू एजुकेशन कौन लाया? कांग्रेस लाई थी। आरटीआई एक्ट कौन लाई थी? कांग्रेस लाई थी। फूड सिक्योरिटी एक्ट कौन लाई थी? कांग्रेस लाई थी। राइट टू एजुकेशन, बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं, योजनाएं हैं। कौन लाया था? यही तो चीजें हैं। ये चीजें हम लाए थे सामाजिक न्याय के लिए। इन्होंने क्या किया? उन सभी चीजों को सामाजिक न्याय की बजाय अडानी अंबानी के न्याय के लिए प्रयोग कर दिया। ये तो अडानी अंबानी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। सारी दौलत, सारी ताकत, सारी सरकार की संपत्ति, एक ब्रेक ले लें जी। हम तो खुलेआम कह रहे हैं कि जो सरकारी संसाधन अडानी अंबानी को ये सौंप रहे हैं, सरकारी साधनों से उनकी तिजोरियां भरने कांग्रेस का जो है पूंजीपतियों के खिलाफ ये एक बड़ा जो है एक्शन होगा, बड़ी पॉलिसी होगी। सीधे चलेंगे उत्कर्ष सिन्हा के पास। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि कांग्रेस की ये जो स्ट्रैटेजी दिख रही है, एक्सरे वाली बात, और राहुल गांधी ने कहा है कि इसी के जरिए 90% की शक्ति के बिना हम चीन जैसे देश का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा ये भी है कि राहुल गांधी के लिए ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जाता रहा है, और आप जैसे पत्रकारों ने इस बात को कहा है कि ये वो स्ट्रैटेजी है जिससे बीजेपी जो एक हिंदुत्व की राजनीति करती आई, उस पर एक कड़ा प्रहार किया जा सकता है। तो राहुल जो कह रहे हैं उसका असल मतलब क्या है? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो जब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि उनके लिए लाइफ मिशन है, तो वो व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, लेकिन चुनाव में है, उनकी पार्टी चुनाव में है, अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव जीतने के लिए भी बात कर जी, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस की इस वक्त पार्टी लाइन ही यही जी। और पहले कहा कि कांग्रेस स्पेस जो अपना फिर से बनाने की कोशिश है, जो जद्दोजहद है, वो यहीं से बन सकता, क्योंकि वो हार्डकोर रिलीजियस पे जा नहीं सकती, उसका स्ट्रक्चर नहीं है। बीजेपी का बेस है, बीजेपी का बेस है वो, तो बीजेपी उसको छोड़ दे सकती जी। अब जो
हालिया दिनों में देखिए, ऐसा नहीं कि डिस्पैरिटी भारत में थी, कांग्रेस की लंबी लंबी सरकारें रही। इस वक्त तो भारत में अब ऐसा कह ही नहीं सकते हैं कि किस पार्टी की सबसे कम सरकार रही। यहां तक कि थर्ड फ्रंट की सरकार भी चली है कई बार, और अब बीजेपी भी नहीं कह सकती कि उसके पास पश्चिम बंगाल में देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल का उदाहरण देख सकते हैं जहां पर जी भी देख सकते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें तो बीजेपी भी अब 16 साल की सरकार हो चुकी है, 6 साल अटल जी के और 10 साल मोदी जी के। तो अकाउंटेबिलिटी अब सबकी बराबर है। दिक्कत कहां होती है कि पिछले कुछ दिनों में, मतलब पिछले 5-7 सालों में, अगर आप देखें 7 साल का कुछ बात कीजिए, उसके बाद जो रिपोर्ट्स आई हैं वो ये बताने लगी कि जो पूंजी है, जो पैसा है, वो धीरे धीरे कुछ केंद्रित होता जा रहा है। भारत की 80-85% आबादी के पास उतना पैसा नहीं है जो बाकी लोग के। तो जाहिर सी बात है कि फिर तो संविधान कहता है कि सबको बराबरी का, समानता का अधिकार, सबको रोजगार का अधिकार, सबको आगे बढ़ने का अधिकार, तो कहीं हिट तभी ये डिस्पैरिटी आई है। अब वो हिट, वो राहुल गांधी उसको हिट कर रहे हैं, उसके आड़ में निश्चित तौर पर भाजपा की पॉलिसी, भाजपा की सरकार को हिट कर रहे हैं। रह गया तो भरोसा कितना उनकी इन सारी बात। देखिए, यूपीए की सरकार जब आई थी 2004, तो वो काफी हद तक एक कई अलग तरह के प्रयोग उस सरकार में। एक तरफ तो प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसीज मनमोहन सिंह के जरिए आगे बढ़ाई जा रही थी, और दूसरी तरफ समाज के निचले वर्ग के लिए मनरेगा जैसी स्कीम, राइट टू एजुकेशन जैसी स्कीम, राइट टू फूड जैसी स्कीम, अभी जो ये राशन बंट रहा है, अगर आप राशन कार्ड को गौर से देखें तो उसके ऊपर पहले ही पन्ने पे लिखा होगा सिक्योरिटी बिल के अंतर्गत, तो वो फिर सिक्योरिटी बिल भी यूपीए सरकार का था। तो उन्होंने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की। उन्होंने निश्चित तौर पर की सरकार ने एक बैलेंस बनाई थी। एक तरफ इंडस्ट्रीज, प्राइवेट इंडस्ट्रीज प्रमोट हो रही थी, मार्केट प्राइवेटाइज हो रहा था, और दूसरी तरफ नीचे परचेजिंग पावर आ रही थी, काम का, रोजगार का अधिकार हो रहा था। मोदी सरकार और यूपीए से मनमोहन सरकार का बुनियादी फर्क देखने को मिल रहा है वो सिर्फ ये है कि वहां पे ये जो दो चीजें, ये बैलेंस यहां टूटा, और यहां टूटा तो ऐसे टूटा कि उस मनरेगा जैसी स्कीम्स की भरपाई करने के लिए तो राशन, फ्री राशन आ गया लेकिन वो मूलतः रोजगार नहीं है। वो मूलतः एक ऐसी व्यवस्था है, क्या हाथों में सीधे सब्सिडी का पैसा डालना, वो फायर फाइटिंग आपके एफर्ट्स हो सकते हैं, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। तो और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर को एक मिलते गए, जो बेनिफिट्स मिलते गए, उसने इस डिस्पैरिटी को बढ़ाया। और मैं हमेशा कहता हूं कि एक की गलती दूसरे का अवसर होती है। कांग्रेस ने अतीत में अगर गलतियां की तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और सरकार बना। लेकिन 10 साल तक कई जगह पे, कई राज्यों में डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी अगर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, अगर एम्प्लॉयमेंट के सवाल हल नहीं हो पाए, उस असफलता का वो अवसर में कांग्रेस अपने लिए बदलने में लगी। तो कमिटमेंट अगर है तो रिकॉर्ड अच्छा है, कमिटमेंट को पूरा करने का रिकॉर्ड भी अच्छा है, लेकिन अगर जनता अवसर देगी और फिर ये उन कमिटमेंट्स को नहीं पूरा करते हैं तो सवालों के घेरे में फिर कांग्रेस। बिल्कुल मीना जी, मैं समझना चाहूंगी, कमिटमेंट तो बीजेपी ने भी बहुत सारे किए, 15-15 लाख बैंक खातों में लाने की बात की थी, काले धन पर लगाम लगाने की बात थी। तो ये कहीं ना कहीं अगर राहुल गांधी की जो स्टेटमेंट है 16 लाख करोड़ रुपए की जो बात कर रहे हैं, जो माफ़ किए गए कारोबारियों के, वो जिस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, ये कैसे बीजेपी के उस वादे से अलग है जो कि काला धन बैंक खातों में डालने की बात स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सका। नहीं नेहा जी, आपने एक गलत लाइन आपने बोली है कि मोदी जी ने 15-15 लाख खाते में लाने की बात करी थी, ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं कहा था। पहली बात, नहीं, काला धन लाने की बात नहीं कही थी।
काला धन जो विदेशी बैंक में जमा है वो भारतीय। सबसे बड़ी चोट मैडम ठीक है विद्रोही जी, मैं पहले मीना जी को सुनने दीजिए। अगर 2 मिनट विद्रोही जी मैं आऊंगी आपके पास। सबसे बड़ी चोट उन्होंने नोटबंदी के द्वारा करी थी। ठीक है विद्रोही जी यहाँ पर बीच में बोल रहे हैं, मुझे याद आ गया, इन्होंने किसानों की भी बात करी। विद्रोही जी आप मुझे ये बता दें कि भाई आपकी कांग्रेस ने, यूपीए सरकार ने किसानों के लिए आज तक क्या किया? यदि एनडीए की सरकार आई, आज यदि प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तौर पर हर किसान के खाते में जो है साल के 6,000 रुपए जाते हैं, तो एनडीए की सरकार ने किया। यदि स्वामीनाथन कमेटी को की रिपोर्ट के मुताबिक जो है आज किसानों को जो है क्रॉप गारंटी जो है क्रॉप इंश्योरेंस मिल गया, वो एनडीए की सरकार ने किया। यदि पंजाब में हम देखें, ये तो मैक्सिमम जो फसल है, मीना जी संक्षेप में विद्रोही जी से लास्ट लाइन लूंगी संक्षेप में जी। इसमें आप एक रॉन्ग नेगेटिव यहाँ पर खड़ी करने की कोशिश ना करें। दूसरी बात, नेहा जी ने रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करी। मुझे जब मोदी जी बात करते हैं, वो बात करते हैं महिलाओं, युवा, किसान और दलित की, पर ये मुझे नहीं समझ आता कि राहुल गांधी जब बात करते हैं या कांग्रेस बात करती है तो वो जाति और मतलब स्पेसिफिकली पर्टिकुलर एक कम्युनिटी की क्यों बात करती है? वो जैन की, सिख की, बुद्ध की क्यों नहीं बात करती? आप वो समय भूल गई हैं जब म्यांमार और बांग्लादेश समय सीमित घुसपैठी जो है भारत में है। मीना जी समय बहुत सीमित है, एक लाइन में विद्रोही जी से भी मैं समझना चाहूंगी, समय सीमित है इसलिए क्षमा चाहूंगी। विद्रोही जी संक्षेप में बात रखिए कि आपका क्या कहना है जब बात काले धन की हुई या फिर किसानों की हुई। देखिए मैडम, संक्षेप में, समय समाप्त हो गया। बड़ा संक्षेप में 16 लाख नहीं, मोदी जी ने 26 लाख करोड़ दिए हैं। 16 लाख तो करोड़ तो इन्होंने माफ किए हैं और 10 लाख करोड़ इन्होंने जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसमें राहत दी है। भारत में कॉर्पोरेट टैक्स 20% है और आप जैसे लोगों पर जो टैक्स है 33% है। तो ये समझ लीजिए मोदी की प्रायोरिटी क्या है। ठीक है। दूसरी बात, किसानों के लिए ये कह रहे हैं कि भाई जीएसटी ये 6,000 रुपए लाए, पर आपने जीएसटी लगाकर, आपने किसानों पर टैक्स लगाकर विभिन्न प्रकार जीएसटी तो विद्रोही जी कांग्रेस ही लेकर आई थी जी। जितना आप दे रहे हैं उससे ज्यादा खेती में आप किसानों से ऐंठ रहे हैं, उल्टा लूट रहे हैं आप किसानों। ठीक है, समय समाप्त हो गया है जी। विद्रोही जी माफ कीजिएगा, समय समाप्त हो गया। मीना जी आपका भी बहुत बहुत आभार। विद्रोही जी का, उत्कर्ष सर आपका भी बहुत बहुत आभार। स्ट्रेट टॉक के लिए आपने कीमती वक्त दिया। दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगी कि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी बात हम तक पहुँचानी हो तो हमें ईमेल अवश्य भेजिए। info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।